जिस रात अबू 5 किलो दूध में ये चीज़ डालकर पीते तो मैं समझ जाती कि आज सुबह फजर तक मेरी उम्मीद की खैर नहीं। दर्द भरी आवाज़ें आएंगी। मैं अम्मा को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मेरा बाप सौतेला था। फिर एक रात जब वो मुझे लिटाकर मेरे ऊपर आया तो मैं आधी रात को पानी पीने के लिए किचन में पहुंची तो दरवाजे की ओट में ही छप गई, क्योंकि अबू एक बार फिर कागज़ की पुड़िया खोलकर दूध में कुछ मिला रहे थे। वो अजीब हरे हरे रंग का सुफूफ था जिसने दूध में मिलते ही दूध की रंगत भी बदल दी थी। फिर अबू ने फटाफट देखते ही देखते वो सारा दूध पी लिया और अपने कमरे में चले गए। पिछले कुछ अरसे से हर दूसरी रात अबू इसी तरह का दूध तैयार करके पीते थे। कई बार मैंने छप कर ये मंजर देखा था और फिर उसके बाद मैं जानती थी कि अब किस तरह की आवाज़ें सारी रात मुझे सुनने को मिलेंगी। मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अबू अम्मा से कितनी मोहब्बत करते हैं और ये ख़ास दूध पीने के बाद तो उनकी मोहब्बत में कुछ ज़्यादा ही इजाफा हो जाता था। तभी तो फजर तक अम्मा की दबी दबी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती थीं। घर छोटा था, इसीलिए रात के सन्नाटे में ये आवाज़ें मुझे साफ सुनाई देती थीं और मैं अपनी चारपाई पर बेचैनी से करवटें बदलती रहती थी। मैं 16 साल की एक जवान लड़की थी और इस उम्र में मियाँ बीवी वाले रिश्ते को लेकर काफ़ी तजस्सुस दिल में मौजूद होता है, और फिर रात के इस पहर ऐसी आवाज़ें सुनकर तो ये तजस्सुस न सिर्फ बढ़ जाता बल्कि दिल में अजीब अजीब से शौक भी पैदा होते। कभी मेरा दिल चाहता कि छप कर देखूं कि अम्मा अबू के कमरे में क्या चल रहा है, तो कभी मैं सोचती कि अबू अम्मा के लिए इस उम्र में भी किस कदर दीवाना है। कभी ख्याल आता कि जाने अबू कौन सा सुफूफ पीते हैं जो सारी रात अम्मा की ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती है। ये वो सवालात थे जो मेरे ज़हन में पिछले 6 महीनों से गर्दिश कर रहे थे, लेकिन मेरे पास उन सवालात का कोई जवाब नहीं था। अलबत्ते मेरे दिल में बहुत से अरमानों ने जगह ले ली थी। मैं इतनी कम उम्र में ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के ख्वाब सजाने लगी थी। मेरे दिल में अक्सर यही ख्याल आता था कि मेरा शौहर भी इसी तरह मेरा दीवाना होगा जैसे अबू अम्मा के। अब भी मैं चारपाई पर लेटी अम्मा की दबी दबी सिसकियां सुन रही थी। बस बस अब और नहीं, बस कर दो। अम्मा की ऐसी आवाज़ें सुनकर मैं शर्म से लाल पड़ रही थी और मेरे अंदर जज्बात अंगड़ाई लेकर जाग चुके थे। नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी और मैं कभी सीधी करवट लेती तो कभी उल्टी करवट। ऐसा लगता था जैसे अबू का अम्मा के आगे ठहरना बहुत ही मुश्किल है। अबू अम्मा से मोहब्बत भी तो इस कदर करते थे। ऐसे ही फजर का वक्त हुआ तो अम्मा कमरे से बाहर निकले और बड़ी मुश्किल से चलते चलते गुस्ल खाने में चली गईं। मैं जानती थी कि हमेशा की तरह अब अम्मा गुस्ल करके नमाज अदा करेंगी, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर चादर डाल ली कि अम्मा को मेरे जागने का अंदाज़ा ना हो। मेरा कोई अदा कमरा तो था नहीं, मैं बरामदे में ही सोया करती थी। शायद इसीलिए मुझे हर मामले की खबर भी रहती थी। काफ़ी देर बाद अम्मा गुस्ल खाने से निकले तो उनके घुटनों तक लंबे सुनहरी बाल थे और अम्मा का लिबास भी गीला हो रहा था। मैं समझ गई थी कि अम्मा ने गुस्ल कर लिया है। फिर वो अपने कमरे में चली गईं और मैं पुरसुकून नींद सो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अम्मा को भी अब सुकून से सो जाना है और सुबह 8 बजे ही इस घर में सुबह हुई थी। अगली सुबह नाश्ते पर मैंने अबू का चेहरा देखा जो सुर्ख हो रहा था। थकावट के आसार नुमायां थे, जबकि अम्मा का चेहरा भी कुछ ऐसा ही थकनज़दा था। अम्मा हमारे आगे नाश्ता लगा रही थीं। ऐसा लगता था जैसे अम्मा के लिए खड़ा होना भी मुश्किल है। एक हाथ से अम्मा ने अपनी कमर को पकड़ रखा था। उम्र के इस हिस्से में रोज़ रोज़ अबू के जज्बात को सहना शायद उनके लिए मुश्किल हो गया था। मैंने एक नज़र अम्मा के खूबसूरत चेहरे पर डाली तो मैं देखती ही रह गई। अम्मा की खूबसूरती कभी कभी मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देती थी। अलिफलबातेह रफ्ता रफ्ता अम्मा का चेहरा जर्दी माइल हो रहा था। फिर भी अम्मा खूबसूरत लगती थीं और शायद यही हसन था कि अबू खुद को रोक नहीं पाते थे। मेरी अम्मा ने अबू से मोहब्बत की शादी की थी। अम्मा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थीं और वो और अबू एक ही महल्ले में रहते थे। अबू उन पर फिदा हो गए थे और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन दोनों ने शादी कर ली थी। जब उनके घर वालों को इस शादी का इल्म हुआ तो किसी ने उनकी शादी को कबूल नहीं किया। मेरे अम्मा के घर वाले बहुत पढ़े लिखे और अमीर लोग थे, जबकि अबू के घर वाले काफ़ी मुख्तलिफ थे। इसीलिए अम्मा के घर वालों ने इस रिश्ते को किसी सूरत कबूल नहीं किया। अबू अम्मा को लेकर दूसरे शहर आ गए और यहीं अम्मा के पास मेरी पैदाइश हुई।
जब मैंने होश संभाला तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मेरी अम्मा बहुत उदास रहती थी। अक्सर वो अपने घर वालों को भी याद करती थी। कभी कभी तो अम्मा यहाँ तक कह देती कि काश मैंने अपने माँ बाप का दिल ना दिखाया होता, काश मैं अपने घर की दहलीज पार ना करती। उन्हें अपना घर बार बहुत ज्यादा याद आता था, लेकिन फिर जब वो मेरे साथ वक्त गुजारत तो नॉर्मल हो जाती। ऐसे ही मैं बड़ी होने लगी। मैं भी हुबहू अपनी अम्मा जैसी खूबसूरत थी। मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। जो भी मुझे देखता वो मेरे हसन का दीवाना हो जाता। अम्मा भी उम्र के इस हिस्से में अब तक इस कदर हिस्से थीं कि लगता ही नहीं था कि वो मुझ जैसी एक 16 साल की लड़की की माँ है। शायद यही वजह थी कि मेरे अबू अब तक उनके दीवाने थे। अम्मा को कहीं अकेले ना जाने देते, हर वक्त उनसे चुपके रहते। काम से वापस लौटते तो अम्मा को लेकर कमरे में बंद हो जाते, और पिछले कुछ अरसे से तो अबू ने एक अजीब सा सिलसिला शुरू कर रखा था। अक्सर रात ढेर सारा दूध लाते, खुद ही बावर्ची खाने में खड़े होकर दूध गर्म करते और न जाने इसमें क्या मिलाते। वो सारा दूध पी जाते और फिर जब कमरे में जाते तो अम्मा की अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती, जिन्हें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। उन दोनों की मोहब्बत मेरे लिए एक मिसाल की तरह थी कि उम्र के इस हिस्से में भी अबू ने अम्मा को नज़रअंदाज नहीं किया था। मुझसे भी कहीं ज्यादा वक्त वो अम्मा को दिया करते थे, लेकिन कभी कभी अम्मा इस बात के खिलाफ नजर आती थी। जब अबू अम्मा को बावर्ची खाने से हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगते तो अम्मा के चेहरे का रंग बदल जाता। कभी कभी तो वो दबी आवाज में कहती कि बटी जवान हो रही है, कुछ तो ख्याल करो, तुम बटी के सामने भी जरा लिहाज नहीं करते। और अबू जोर से कहते कि हमारी बटी है, इसे पता होना चाहिए कि इसके माँ बाप एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस वक्त अम्मा के चेहरे पर जो शर्म के आसार होते वो देखकर मैं भी नजरें झुका लेती, और फिर अम्मा के कमरे में जाने के कुछ देर बाद ही उनकी आवाजें आना शुरू हो जाती। वो दबी दबी आवाजें और सिसकियां और सरगोशियां मेरे जज्बात को पूरी तरह से उभारते थे। ऐसे ही मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया, और जब कॉलेज में दाखिला लेने की बात आई तो अबू ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि तुम्हें बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो चुकी है। अबू की बात सुनकर मेरा दिल बहुत खराब हुआ। मैं पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, और अम्मा की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन अबू ना जाने क्यों मेरी पढ़ाई के खिलाफ हो गए थे। जब मैंने ज्यादा कहा तो अबू ने बहुत अजीब सी बात की। कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह तुम्हारी माँ ने मेरे साथ भागकर शादी की है इसी तरह तुम भी किसी के साथ भाग जाओ। अबू की बात सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग बदला था, और वहीं मैं भी चौंक उठी थी। अम्मा ने अबू की खातिर अपना घर छोड़ा था, और आज इस बात को घुमा फिरा कर अबू इस तरह कह रहे थे जैसे अम्मा ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अम्मा खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई थीं, और अबू ने 2 टोक लफ्जों में कह दिया था कि बस अब घरदारी पर तवज्जो दो, जल्द ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, ऐसा ना हो कि कहीं तुम मेरे मुंह पर कालक मिल दो। अबू की बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली थीं। अबू ना जाने मेरे बारे में क्या सोच रखते थे। फिर अबू भी कमरे में चले गए थे, और मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या अम्मा ने अबू से इस तरह भागकर शादी करके कोई बहुत बड़ी गलती की है। क्या अबू मुझे अम्मा के ही तराजू में तोल रहे हैं। लेकिन फिर आधी रात को जब अबू दूध पीकर कमरे में जाने लगे तो मेरे जहन से वो बात निकल गई। अबू तो अब भी अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे, शायद वो बदनामी से डरते थे, इसीलिए मेरी जल्दी शादी करने का सोच रहे थे। भागकर शादी करने के जो नुकसानात होते हैं इसका अंदाज़ा उन्हें अच्छी तरह हो चुका था। मगर इस रात मैंने एक अजीब सी हरकत महसूस की। जब अबू अपने कमरे में चले गए तजस्सुस के आलम में मैंने उनके कमरे में कान लगा लिया। अम्मा अबू से कह रही थीं कि अब बस कर दो, मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी। कम से कम मेरी उम्र का ही ख्याल कर लो। मैं मानती हूं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है। अबू कह रहे थे कि यही तुम्हारी गलती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। इसके बाद अम्मा की दबी दबी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी, और वो बार बार बस कर दो की तकरार कर रही थीं, और मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। अपनी इस हरकत पर भी मुझे शर्म आई कि मैं किस तरह अपने ही माँ बाप के कमरे से कान लगाकर खड़ी हो गई।
ये इंतहाई गैर इखलाकी हरकत थी और एक बेटी होने की हैसियत से मुझे ये हरकत किसी सूरत नहीं करनी चाहिए थी। मैं वापस चारपाई पर आकर लेट गई और तसव्वुर में अपने माँ बाप की मोहब्बत को सोचने लगी। अगले दिन जब अम्मा कमरे से निकले तो उनकी गर्दन पर नीले रंग के छोटे छोटे निशान मौजूद थे। मैंने घबरा कर अम्मा से पूछा कि आपकी गर्दन पर क्या हुआ है, तो अम्मा ने जल्दी से दोपट्टा डाल लिया और फिर कामों में मसरूफ हो गईं। मेरी बात का उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। मैं घर के कामकाज से फारिग हुई तो अपनी पड़ोस वाली सहेली रूबीना के घर पहुंच गई। अम्मा मुझे कभी रूबीना के पास जाने से नहीं रोकती थी। मैंने इत्तेफाक से रूबीना की भाभी की गर्दन पर भी अम्मा की गर्दन जैसे मिलते जलते निशान देखे तो मुझसे रहा न गया और मैंने घबरा कर पूछ लिया, रूबीना तुम्हारी भाभी की गर्दन पर क्या हुआ है? रूबीना ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। वो मेरी तरह सैयदी सादी नहीं थी। इसे बहुत सी चीज़ों का इल्म था। वो हंसकर कहने लगी, कुछ तो शर्म करो, ये भी पूछने वाली बात है। क्या तुम्हें नहीं पता ये निशान किस चीज़ के हैं? मैंने इनकार में सर हिलाया तो इसने आहिस्ता से मेरे कान में ऐसी बात कही कि मैं शर्म से लाल पड़ गई। मेरी इस हालत पर रूबीना जोर से हंसी और कहने लगी कि नई नवीली शादी हो तो ये सब आम सी बात है। तुम्हें तो पता है कि भाई की शादी को महीना हुआ है, इसलिए अक्सर ही भाभी की गर्दन पर ये निशान होते हैं। पहले पहल तो मुझे भी पता नहीं था, फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे बता दिया कि ये किया है। रूबीना ने मेरी मालूमात में इजाफा किया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे माँ बाप की शादी को तो 17 साल हो गए हैं, तो क्या अब भी अबू अम्मा से इतनी ही मोहब्बत करते हैं? मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि मुझे भी कोई अबू जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर नसीब हो जाए। कुछ देर में बस रूबीना की भाभी को देखती रही, जिनके बालों से पानी टपक रहा था, कमर से कपड़े चुपके हुए थे। वो ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे ही उन्हें कोई खजाना मिल गया हो, और मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि ये चमक किस बात की है। कुछ देर अपनी दोस्त के साथ वक्त गुजार कर मैं घर वापस आई तो अबू गुस्से में बैठे हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे, खबरदार जो आइंदा घर से बाहर कदम भी निकाला। अबू का लहजा सुनकर मैं चौंक गई। मैं पहले भी रूबीना के घर जाती रही हूँ। अबू कहने लगे, तुम जवान हो गई हो, अब तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। रूबीना के घर भी मत जाना, इसके भी जवान भाई हैं। मैंने अबू से कहा कि रूबीना के भाई मेरे भाइयों जैसे हैं, हम तो बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। अबू ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो समझ लो। आज के बाद रूबीना के घर जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी गिल्ली में आंख मटका शुरू हो जाए और हम किसी को मुंह दुखाने के लायक ना रही। और फिर अबू कमरे में चले गए और अम्मा ने एक आंसू भरी नजर मुझ पर डाली। शायद मेरे आने से पहले अबू अम्मा को इसी बात पर डांट चुके थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी वजह से मेरी माँ को भी डांट पड़ गई थी, और अबू भी ना जाने क्या सोच रहे थे। मगर अम्मा की खातिर मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और अम्मा के गिले में हाथ डाला और कहा, अबू हमसे मोहब्बत भी तो बहुत करते हैं ना, इसीलिए डांट भी दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अचानक ही अबू को क्या हो गया? मेरे रूबीना के घर जाने से उन्हें क्या मिसला है? मैंने तो कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, तो फिर अबू मुझ पर इतना शक क्यों कर रहे हैं? अम्मा कहने लगें कि दरअसल गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, और अब इसी की सजा हमें सारी जिंदगी भुगतना है। मुझे अम्मा की बात का मतलब समझ ना आया। वो आंसू अपने पहुंचते हुए कामों में मसरूफ हो गईं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि अम्मा ने अबू से अपनी पसंद से शादी की थी। वो दोनों एक ही महल्ले के थे। अबू का अम्मा की गिल्ली में आना जाना था, इसी वजह से अबू मेरे हवाले से भी ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन अगर अबू का इशारा अम्मा की तरफ था तो इस बात से यकीनन अम्मा का दिल बहुत ज्यादा दुखता था। मुझे अम्मा के आंसुओं की वजह समझ आ रही थी और अबू के शक की भी। इंसान जो काम खुद कर गुजरता है या फिर जैसा वो खुद होता है, दूसरों के लिए भी इसकी सोच खुद ब खुद ऐसी ही हो जाती है। क्योंकि अबू ने अम्मा को घर से भगाकर शादी की थी और इस वजह से उनके घर वालों की बदनामी हुई थी। इसीलिए मेरे जवान होते ही अबू को ये फिक्र सताने लगी थी कि कहीं वही सब कुछ मैं भी ना दोहरा दूं जो उन दोनों ने मिलकर किया था।
मगर न ही मैं किसी को पसंद करती थी और न ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने घर की दहलीज फलांग कर किसी गैर लड़के का हाथ पकड़ूं। मगर ये बात मैं अबू को नहीं समझा सकती थी। हाँ, अलिफलबातह मैंने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अबू फिर कोई ऐसी बात करे जिससे अम्मा को तकलीफ पहुंचे। हैरानगी तो मुझे इस बात की थी कि वो अम्मा से इतनी मोहब्बत करते थे, फिर क्यों इस तरह की बातें करके अम्मा का दिल दिखाते थे। जब मैं मुस्तकिल घर में रहने लगी, ना स्कूल, ना सहेली का घर, ना ट्यूशन, तो घर के मामलात पर मेरी नज़र और भी होती गई। और धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिसे मैं अपनी अब तक नादानी में मोहब्बत समझ रही थी, वो मोहब्बत नहीं बल्कि कुछ और था। अबू का अम्मा को ज़बरदस्ती चिपकना, अम्मा का उनके करीब रहने से परेशान होना मुझे कुछ और समझा रहा था। और फिर एक रात मैंने खामोशी से अम्मा के कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की ताकि देख सकूं कि ये क्या मामला है। तो ये देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए कि अबू के हाथ में एक डंडा था और वो इससे अम्मा के साथ मारपीट कर रहे थे, जबकि अम्मा की जुबान से सिर्फ बस बस के लफ्ज़ निकल रहे थे। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों को रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि अबू दीवानों की तरह उन्हें मारपीट कर रहे थे। ये मंजर देखकर मेरा दिल दहुल कर रह गया था, क्योंकि ऐसा तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। जब मैंने अम्मा को इस तरह अबू का जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने अम्मा के कमरे के दरवाजे को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अबू ने दरवाज़ा खोला। उनका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था। मैं भागकर अंदर गई और अपनी माँ के गिले लग गई। मार खाकर अम्मा आध मुई हो चुकी थीं और चारपाई पर पड़ी थीं। मैं अम्मा के गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अबू गुस्से में कहने लगे कि ये क्या तरीका है, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो। मैंने अबू से कहा कि मैं जान गई हूं कि आप अम्मा पर जुल्म करते हैं। मैं तो अब तक समझ रही थी कि आप अम्मा से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप तो बहुत जालिम हैं। मेरी बात सुनकर अबू मुझसे कहने लगे कि मैं जालिम नहीं हूं बल्कि तेरी माँ बदजात है। मैं इस बदकिरदार औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए तुझ पर भी सख्ती करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तेरी तरबियत भी अच्छी तरह से नहीं कर सकती। जिसने खुद अपने बाप की इज्जत को दाग लगाया हो वो अपनी बेटी को क्या तरबियत देगी। अपने बाप की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और हैरत से उन्हें देखने लगी, जबकि अम्मा फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें मेरा साथ मिला था तो उनकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। अबू ने गुस्से में अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर जेब में डाला और ये कहकर घर से निकल गए कि अपनी माँ से पूछ ये किस तरह की औरत है, तुझे खुद पता चल जाएगा। अबू के जाने के बाद काफ़ी देर तक अम्मा रोती रही। फिर मैंने अम्मा से पूछा कि अबू ने आपके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है। अब दोनों ने तो मोहब्बत की शादी की थी। मेरी बात सुनकर अम्मा मुझे सारी बात बताने लगे। वो कहने लगे कि तुम्हारे अबू शादी से पहले तक मेरे हसन का दीवाना था और मैं भी इसकी बातों में आ गई थी। इसकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को रुसवा किया और फिर इसी की खातिर मैं शहर चली आई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तेरे बाप को मुझ पर शक होने लगा। वो काम से वापस से घर लूट आता और आकर घर की तलाशी करता जैसे घर में मैंने किसी को छुपा रखा हो। मुझसे उल्टे सीधे सवाल करता, बार बार पूछता कि क्या मेरे पीछे कोई आता है। मैं उन सवालों से तंग आ गई थी। मैंने तुम्हारे अबू से कह दिया कि बाहर से ताला लगाकर जाया करो और फिर तुम्हारे बाप ने ऐसा ही किया। मैं सारा वक्त ताले में बंद रहती। फिर तुम पैदा हुई और फिर कुछ तुम्हारे बाप का रवैया बेहतर हुआ और उन्होंने मुझे ताले में बंद करना छोड़ दिया। अलिफलबातह उनका शक अब भी वैसा ही था। मुझे कहीं ना जाने देते थे। मैं कहीं जाने की बात करती तो मेरे साथ चिपक जाते। घर लूटते तो मुझे फौरन कमरे में ले जाकर अजीब अजीब सवाल करते थे कि क्या तुम्हारा यहाँ भी किसी के साथ कोई चक्कर है, क्या तुम्हें कोई दूसरा आदमी तो नहीं मिल गया है। ये वो सवाल थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। लेकिन मैं सारी कश्तियां जलाकर इस आदमी के पास आई थी, इसीलिए इसे बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी थी। और सबसे बढ़कर ये कि अब तुम मेरी गोद में आ चुकी थी। तुम्हारे लिए मुझे इस रिश्ते को निभाना ही था। जैसे तैसे मैं इस रिश्ते को निभा रही थी। मगर फिर तुम्हारे बाप को ना जाने किसने नशे की आदत में लगा दिया। वो रोजाना वापस लूटता तो नशे की कोई चीज दूध में मिलाकर पी लेता।
फिर नशे में वो मेरे साथ मारपीट करने से भी बाज नहीं आता। मैं ये सोचकर अपनी आवाज़ों का गला घूंट देती कि तुम अब जवान हो रही हो, तुम पर उन बातों का क्या असर पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरबियत खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन कभी तुम्हारा बाप मुझे सिगरेट से जलाता तो कभी मेरे वजूद को इस तरह से झंझोड़ता कि सारे जिस्म पर नीले निशान पड़ जाते। कभी वो डंडे से मारपीट करता तो कभी पाइप से। मैंने हर जख्म को खामोशी से सिल लिया ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो, लेकिन सच्चाई कब तक छपती है। आज तो तुमने अपनी आंखों से सारा सच देख लिया है। तुम्हारा बाप मुझसे किस लहजे में बात करता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रखता है, ये भी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। पता है मेरी बेटी, मेरी गलती क्या है कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर गैर मर्द पर भरोसा किया, और इसी की सज़ा में आज तक भगत रही हूँ कि मैं अपने शौहर की निगाहों में अपनी जगह नहीं बना सकी। वो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं कर सका और ना ही इसने मुझे वो मकाम दिया जिसकी मैं हकदार थी। इसे लगता है कि मैं बहुत बदकिरदार हूँ क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया है। ये कहकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगे और मैं बस अम्मा को सीने से लगाए हक्का बक्का सी उन्हें सुन रही थी। मैं आज तक जिसे मोहब्बत समझती थी वो शक था। मैं जिसे ख्याल रखना कहती थी वो मारपीट, जुल्म था। बस मेरी ही आंखें बंद थीं। मैंने अम्मा से कहा कि एक ऐसे शख्स के साथ गुजरा करने की क्या ज़रूरत है जिसने सारी जिंदगी भी आपको कुछ भी नहीं दिया, जिसकी वजह से आपके सारे रिश्ते भी खत्म हो गए। अम्मा कहने लगें कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इस शख्स को नहीं छोड़ सकती। अलिफलबातेह तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करके मैं फिर अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगी। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, अम्मा मेरी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते अपने खुद को तबाह कर लिया। अभी ना मेरी शादी की उम्र है और ना ही मैं शादी करना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यह है कि हम दोनों अपने लिए एक अलग रास्ता चुन लें। अम्मा को मेरी बात समझ आ गई थी, इसीलिए अम्मा ने वही फैसला किया जो मैं चाहती थी। हम दोनों ने अपना सामान बांध लिया। जब अबू सुबह लूटे तो हमने उन्हें अपना फैसला सुना दिया। ये सब सुनकर अबू हक्का बक्का रह गए। कहने लगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच तो ये था कि हम दोनों के सिवा अबू का भी कोई नहीं था। लेकिन मैंने अबू से साफ कह दिया कि जो जुल्म आप अम्मा पर करते हैं इसके बाद हमारा यहाँ रहना मुमकिन ही नहीं था। मैंने अबू को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया तो अबू बिल्कुल खामोश हो गए। वो चाहते थे कि अम्मा और मैं घर छोड़ कर न जाएं। मैं इस बात के हक में नहीं थी, लेकिन अबू को अम्मा से सच्ची मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने अबू को एक और मौका देना मुनासिब समझा और हम वापस से रुक गए। लेकिन इसके बाद अबू के अंदर वाज़े तब्दीली नजर आने लगी। उन्होंने अम्मा को परेशान करना बंद कर दिया था, बल्कि घर के कामों में भी हाथ बटाने लगे थे। कुछ ही महीनों बाद अबू काफी हद तक बेहतर हो गए। उन्हें डर हो गया था कि अगर हम उनको छोड़कर चले गए तो उनका क्या होगा। आज मैं, अबू और अम्मा एक छत के नीचे हैं। अब मैं अबू को नशे वाला पाउडर पीने नहीं देती, और यही वजह है कि अब मेरी अम्मा की सिसकियों और आहों भी बंद हो चुकी है। मैं इस हर लड़की को यही पैगाम देना चाहूंगी जो किसी नाहरम मर्द की मोहब्बत में मुब्तला होकर किसी भी मर्द के लिए अपने माँ बाप का घर ना छोड़े, अपने माँ बाप को धोखा ना दे, क्योंकि यही बात आपके गिले का तूक भी बन सकती है। हो सकता है कि किसी बात को मुद्दा बनाकर आपका शौहर आपको टार्चर करे, आपकी किरदार कशी करे, आप फिर ये समझे कि आप एक बदजात औरत है। इसीलिए खुद को किसी दूसरों की निगाहों में गिरने ना दें, अपना मकाम बुलंद रखें। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो वो इज्जत से शादी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, और यही सच्ची मोहब्बत की पहचान है।